दोस्तों, कोरोना वायरस एक बार फिर से फैल रहा है दिल्ली में। पिछले 40 दिनों में जो 175 केस पर डे 40 दिन पहले आया करते थे, वो 8,500 पे पहुंच चुके हैं। लगभग 30 दिन पहले दिल्ली में 500 के करीब कंटेनमेंट जोन्स थी, जो आज 5200 पे पहुंच गए हैं। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हालत यह है कि तीनों एमसीडीज ने अपने अपने इलाकों में फ्यूनरल ग्राउंड्स के लिए नए एरियाज अलॉट करने शुरू कर दिए हैं। और आज तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10.21% पे पहुंच गया। केसेस की बात करें, अगर कल केसेस आए थे 8,521 और टेस्ट हुए थे 1,10,000। आज केसेस थोड़े से कम हो गए हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने टेस्ट 33,000 कम कर दिए हैं। आप खुद सोच के चलिए, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। डे बाय डे केसेस बढ़ रहे हैं, लोग समझ कर राजी नहीं है। सरकारें टेस्ट कम करके, केसेस कम करके दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में जो हमारा आज का मुद्दा है वो है हाउ टू टैकल द वर्सनिंग सिचुएशन ड्यू टू कोरोना वायरस इन दिल्ली। हमारे साथ एक बड़ा रेप्यूटेड पैनल है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सूद जी, जो कि एडवोकेट हैं, कई पीएल फाइल करी हुई है सिर्फ इस दिल्ली को बचाने के लिए, सिर्फ दिल्ली के लिए। और साथ में है राजीव काकड़ी एसओसी से एक जाना माना चेहरा। सूद साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कि जो हमारा मेन आज का इशू टॉपिक है कि हाउ टू टैकल द वर्सनिंग सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस इन दिल्ली, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? शुरुआत में आपसे इसी चीज पे कर रहा हूं। नमस्कार वोरा साहब। एक्चुअली दिल्ली एक ट्रांजिट हब है। कोई भी बाहर से कुंभ जाना चाहता है तो वो वाया दिल्ली जाएगा। कोई कुंभ से वापस जा रहा है तो वो वाया दिल्ली जाएगा और स्टेशन पे भी रुकेगा, एयरपोर्ट पे भी रुकेगा। सिमिलरली दिल्ली के लोग इलेक्शन के जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। There is an echo, Anil. There is an echo in your voice, or is it only me receiving an echo? I'm getting the echo from me. थोड़ा सा वॉइस में फर्क है, पर कंटिन्यू करिए, देखते हैं। थोड़ा सा वॉइस में फर्क है। बोलिए सूद साहब, बोलिए। Sorry to interrupt. तो कोई मोस्ट वेलकम। जो इलेक्शन से भी दिल्ली वापस आते हैं और फिर दूसरी जगह रैलीज करने जाते हैं, उनके लिए भी दिल्ली ट्रांजिट पॉइंट है। और सबसे खतरनाक चीज जो आज की डेट में हो रही है, बच्चों में ये फैल रहा है, जो पिछली बार नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि दिल्ली को ट्रांजिट हब बनने से रोका जाए। जब हम बात करते हैं कि 5,000 से ऊपर कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं, तो ऑलरेडी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लॉकडाउन। मिनी लॉकडाउन आने के तो हो ही गया आपका। इनको जब चाहिए था कि आधी दुकानें खोलते, आधी बंद रखते, तो आपकी भीड़ आधी अपने आप हो जाती बाजारों में। सरकारों ने ये तो क्योंकि ये सरकारें तो इतनी बैंकरप्ट है कि पिछली बार 3 महीने में इनका बैंड बन गया। इनको फिस्कल प्रूडेंस समझ नहीं आती। सबको पॉपुलिस्ट मूव चाहिए, तो उन चीजों से काम नहीं चलता। पहले भी आप वो जो स्पेनिश फ्लू आया था, फिर उसके बाद वॉर्स भी हुई, पर इकोनॉमिक डिफीट कभी नहीं हुई थी। आज इकोनॉमिकली वी आर डिफीटेड डिस्पाइट द फैक्ट कि सरकार जो है वो पेट्रोल के ऊपर 146% टैक्सेस लेती हैं। इस तरह की सेसेज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट में जाती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं होती। उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट भी बैंकरप्ट हो जाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बैंकरप्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं
ये पूरी फिस्कल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक प्रूडेंस और कैपेबिलिटी के ऊपर जो है सबसे बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। जैसे बॉम्बे पहले कहता था लॉकडाउन नहीं होगा, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन हो रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पहले कहते हम नाइट कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, 2 दिन बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया। तो वो जब तक हम सेल्फ डिसिप्लिन, मैं वॉक पे भी जाता हूं कई बार तो देखता हूं लोग बिना मास्क के सुबह सुबह घूम रहे हैं, तो हम लोग भी केयरलेस हैं, हम लोग भी लापरवाह हैं, हम लोग भी जिम्मेवार हैं इस चीज के लिए। और जब हम बिना मास्क के इनडिसिप्लिन्ड वे में घूमते हैं तो अपने साथ साथ हम दूसरों को भी इन्फेक्शन पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के सरकार लापरवाह है, हम लोग भी लापरवाह। ये लापरवाहियां हमें छोड़नी होंगी, हमें जिम्मेवार बनना होगा। और ये वैक्सीन जो है कि बचाने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली में साउथ अफ्रीका का भी पाया गया वायरस, ब्राजील का भी पाया गया, ब्रिटेन का भी, सारे तरह के वायरस पाए गए। तो ये जब वैक्सीन शुरू हुआ था तो ये वुहान वाले वायरस पे शुरू हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे। और अब तो दिल्ली की इंडिया, बिल्कुल तो म्यूटेटेड राजीव वायरस जो है ये ज्यादा डेंजरस है। राजीव जी, मैं आप पे आना चाहूंगा, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसके ऊपर? और सेकंड, मतलब सरकार से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? इतनी वर्सनिंग सिचुएशन है, रोज इतने केसेस बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही हैं, हर चीज कंटेनमेंट जोन बढ़ती जा रही है, ऐसी कंडीशन में क्या क्या मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए भी सरकार ये कर दे ताकि ये काम रुक जाए, ये कोरोना वायरस का जो दौर है ये थमना शुरू हो जाए? ओवर टू यू। वोरा साहब, बहुत टाइम से हम लोग बहुत कुछ बोले हैं। 1 साल से हमें सब कुछ पता लग गया है कि हो क्या रहा है। हम समझ गए, हम सीख गए, सरकार ना समझी ना सीखी, ना ही मेडिकल फ्रेटर्निटी ना समझी ना सीखी। कैन एवरीवन एल्स म्यूट? मेरे पास वो आ रहा है। अनिल कैन यू म्यूट? सो राइट, हाँ। सो व्हाट हैपेंस इज, हमें बहुत आसान है पब्लिक के ऊपर डाल देना, बहुत आसान है फॉरेन आइडियाज लेके आओ, अमेरिका में ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है, और बोलो इंडिया भी फॉलो करेगा। मेरे को लॉकडाउन पिछले साल भी नहीं पसंद था, मेरे को लॉकडाउन इस साल भी नहीं, अब भी नहीं पसंद है। और स्टूपिड लॉकडाउन ऑफ अ नाइट कर्फ्यू तो बिल्कुल ही यूजलेस है। दिन भर घूमते रहो, शोल्डर से शोल्डर लगा के, रात को लाठियां भांजो। वेरी फ्रैंकली, एक एस्पेक्ट गवर्नमेंट ने, मैं पब्लिक को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, पब्लिक मजबूर है। आपने यू हैव जूस्ड देम अप, आपने हर तरीका पब्लिक से कैसे पैसा निकाला जाए, चाहे वो मेडिकली, चाहे वो यूजलेस 2000 रुपए का चालान इन अ कार, वो भी अलोन, जज साहब ने ऑर्डर दे दिया। व्हाट डू दीज गाइज नो? जस्ट बिकॉज आप वहां पे कुर्सी पे बैठ गए हो, आप समझदार हो गए हो। हमें एक गवर्नेंस मॉडल चाहिए जिसमें एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन लेके आया जाए। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चला। सारे बैंक सब फुल एम्प्लॉयज के साथ बैठ के काम कर रहे हैं। आप जो जो चीजें हो सकती थी उनको वैसे करना चाहिए था। स्कूल्स बंद कर दिए, यस मैं मानता हूं, बिकॉज स्कूल्स बहुत बड़ा ट्रैफिक डालते हैं। बट जैसे अभी अनिल ने भी बोला, पिछले साल भी हुआ था, ये हम ही लोगों ने कहा था कि दुकानों को ऑड इवन कर दीजिए, बट किसी को कमाई का जरिया वंचित मत करना। बहुत बुरा हाल हो गया इस बार। आप लोग, मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं, आप लोग मजदूरों को, माइग्रेंट लेबर को नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि अब हमारे पास भी पैसे नहीं है कि हम उनके देखभाल कर पाए। इतने लोग जो इतने दिल से, खुले दिल से उनकी सेवा की थी, उनको
डोनेशन दिए थे, ड्राई राशन दिए थे, सब कुछ दिया था। आज आप पता करो, मुंह से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सरकार ने कुछ नहीं किया। 2-2 हजार दे के पीठे थपथपाते हैं गरीबों के लिए। अमीर लोग जो इनको कहते हैं, मेरे ख्याल से वो बेचारा, आपको मालूम है कि सुसाइड रेट कितना बढ़ गया है? हर एक कोई इस पैनल में एक ना एक बंदे को जानता होगा जिसने सुसाइड करी है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि द गरीब आदमी तो कहीं पे जाकर रो भी सकता है, जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है वो किसी के सामने रो नहीं सकता है, वो किसी को बता नहीं सकता है। तो अनथिंकिंग गवर्नमेंट है। हम ये सोच रहे हैं कि हम एक दोहरी मार। अब मैं आता हूं मेडिकली हमारे को किस तरह से लपेटा जा रहा है। आप देख रहे हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड अदर प्लेसेस, रेमडेसिविर जो एक मेडिसिन है, वो तो पिछले साल मई में ही बोल दिया गया था कि, एंड WHO ने भी बोल दिया था, सबने बोल दिया था, और हमारी मेडिकल एसोसिएशन ने भी बोल दिया था कि इट कैन एक्चुअली डैमेज योर किडनीज, इट कैन डैमेज योर लिवर। अभी तक किसी ने कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया है। एक साल में कम से कम कोविड जैसी बीमारी जिसमें कि एक प्रोटोकॉल क्रिएट हो सकता था, वो नहीं हुआ है। आज ही मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मिस्टर मनीष सिसोदिया हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बोला कि हमें खुशी है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो जो असम में और बंगाल में जो हमारा मॉडल है, चाहे वो हम 200 यूनिट बिजली की मॉडल देते हैं, हमारा जो बसेस राइड फ्री देते हैं, होम डिलीवरी और राशन है, जो हमारा मॉडल है वो वहां पे प्रोपोगेट कर रहे हैं। सिसोदिया साहब को ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला कि हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया होम क्वारंटाइन सिस्टम। मैं ये बोलता हूं सिसोदिया साहब, RW ने इंट्रोड्यूस किया तो होम क्वारंटाइन सिस्टम। हम लोग थे, मेरी ग्रेड क्लास की RW थी जिसने सबसे पहला कॉन्सेंट्रेटर मशीन लॉन्च किया था, और हमें मालूम था कि आप तो जबरदस्ती ये कर रहे थे। मेरे पास स्टेटमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के हमें इकट्ठे अपना दिमाग लगाना है, लोगों को डिसिप्लिन करना है। मूवमेंट जो है किस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया, अननेसेसरी ट्रैवल है, और कुंभ के मेले और इलेक्शन जो वो नहीं, इलेक्शन कमीशन जैसी यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन वो ये नहीं कर सकती कि कोई पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होगी, कोई जुलूस जब से नहीं निकले। कुंभ का मेला अब जैसे अनिल ने भी बोला, कुंभ के मेले में नो वन शुड बी अलाउड एंट्री इनटू दिल्ली without an RT-PCR test and 1 week quarantine in an institutional place and then you enter Delhi। क्यों हम लोग ऐसे स्प्रेडर्स को अपने दिल्ली में आने थे? और फिर इनका इलाज, क्योंकि इनका इलाज चॉइस गया है डुबकी मारने के लिए, भगवान ही इनको बचाए। आप अपना इलाज अपने करके खर्चे पे नहीं होगा आपका इलाज। ये क्या तरीका है कि आपने लोगों को तमाशा बना दिया कि जो मर्जी जहां पे घूम ले और आस्था के नाम पे कुछ भी कर। तो दिस इज माय इनिशियल रिस्पांस टू यू बोरा साहब। राजीव जी, अब जो रेमडेसिविर की बात कर रहे थे, मुझे याद है जो पिछला जो लॉकडाउन का पीरियड था, इस दौरान में मेरा एक पहचान का बंदा, सिर्फ इसलिए उसकी डेथ हो गई, यंग एज थी उसकी, मेरे ख्याल से 36 ईयर्स का, इसलिए उसकी डेथ हो गई थी कि उसको टाइमली रेमडेसिविर नहीं मिल पाई थी। चाहे वो जो भी थी, चाहे किडनी डैमेज होती है, लेकिन शायद वो दवाई उस समय उनको मिल जाती तो वो बंदा बच जाता, लेकिन वो नहीं मिल पाई। और मैंने आज ही सुबह पेपर में पढ़ा था, ट्रिब्यून की न्यूज थी कि पंजाब में सभी अस्पतालों में जो रेमडेसिविर है वो फ्री में लगाई जा रही है, और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर कोई पेशेंट है वो अगर प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है तो उसको भी रेमडेसिविर सरकारी खाते से मुफ्त में दे दी जाती है बिना किसी दिक्कत के। जबकि दिल्ली में सुना जा रहा है कि रेमडेसिविर की ब्लैक चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में खामियां हैं। अगर पंजाब में फ्री मिल सकती है सरकारी को भी और प्राइवेट को भी, तो दिल्ली में क्यों नहीं मिल सकती? या दिल्ली में कम से कम कॉस्ट प्राइस पे तो दे सकते हो, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। चेतन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। केसेस आज थोड़े से कम दिखा दिए गए, अगर आपने नजर मारी है तो, क्योंकि 33,000 टेस्ट कम हो गए थे।
ठीक है। अब क्या यही तरीका है दिल्ली में कोरोना वायरस को संभालने का या स्थिति कंट्रोल में दिखाने का कि भी केसेस कम दिखा दो क्योंकि टेस्ट कम कर दो, 33,000 टेस्ट कम हो गए और शायद 500 के करीब केसेस कम आ गए, क्या यही तरीका बचा हमारे पास कोरोना वायरस से बचने के लिए या कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? बोरा साहब, एक चीज आपको बताऊं कि टोटल पर्सपेक्टिव में देखिए, तो सारे हिंदुस्तान के अंदर फजिंग ऑफ डेटा हो रही है। ओवरऑल पिक्चर अनिल जी ने और राजीव जी ने आपके सामने बताई दिया है कि कोई प्रोटोकॉल नहीं है, गवर्नमेंट हैज गॉट नो पॉलिसी, नो प्लानिंग, और केवल खुदा के हवाले है। सबसे पहले दो चीज आपको डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर वन, कि जो चीज सरकार बोलती है कि मैं ये नहीं करूंगी, सरकार वही करती है। नाइट कर्फ्यू नहीं लगाना था, नाइट कर्फ्यू लग गया। लॉकडाउन नहीं करेंगे, लॉकडाउन लगेगा दिल्ली के अंदर। आई विल शो इट टू यू। सारे हिंदुस्तान में ये करते क्या है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को फॉलो करता है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन हो गया, मध्य प्रदेश में 5 सिटीज के अंदर, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इनके अंदर ऑलरेडी लॉकडाउन पड़ा है। कल की मध्य प्रदेश की मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं कि वहां पे 42 बॉडीज क्रिमेशन ग्राउंड के अंदर क्रीमेट हुई है, जिसकी एविडेंस है। और सरकारी आंकड़ा आया है 4 का, कि कोरोना से यहां पे 4 मौत हुई है। भोपाल की बात है ये कल की। तो फजिंग हर जगह है, क्योंकि अब सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर का आप स्पीच सुनिए, परसों 3 दिन पहले, 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि जिस तरीके की स्टेटस और स्टेज आ रही है, वो अब गांव की तरफ जा रही है, शहरों से गांव तक जा रही है। एंड ही सेज कि अगर गांव तक चली गई तो हमारे पास में कोई मैकेनिज्म और कंट्रोल नहीं होगा कि हम वहां से उनको बचा दें। राजीव भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शहर से गांव जा रहा है, तो पिछली बार आपके पास रिसोर्सेज भी थे, दिल के अंदर आपके प्रति एक आपका भाव भी था कि आपने उनको बचा लिया। इस टाइम के ऊपर उनकी हालत इतनी खराब होने वाली है कि जिसकी कोई जवाब नहीं है। नाउ कमिंग बैक ऑन दिल्ली, दिल्ली के अंदर कहां से होता है कि कोरोना के बारे में आपको सबसे पहली जो अथॉरिटी है वो DDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है, और वो उसको स्टेट वाला DDMA फॉलो कराता है। DDMA के किसी प्रोटोकॉल, किसी नोटिफिकेशन, किसी भी सर्कुलर में कोई बंदा मेरे को ये बता दे, जो आज ये बड़ी रिवीलिंग चीज आंखों के सामने आई है, वो ये कि जो मास्क आप पहनते हैं, कॉटन का मास्क, जिसको पहन के आप बड़े खुश होते हैं कि जी मेरे तो कॉटन का मास्क पहन लिया और आई एम सेफ, वो इनफैक्ट एक इनजस्टिस कर रहा है टू द कम्युनिटी। आज ही जो रिपोर्ट आई है कि जब तक सर्जिकल मास्क नहीं हो, दिल्ली राइट्स को कौन ये बताएगा कि जब तक डबल मास्किंग नहीं होगी या सर्जिकल मास्क नहीं पहनेगा, तब तक आदमी सेफ नहीं है। दैट इज नंबर 1। पहले लॉकडाउन के दौरान के अंदर आप देखिए कि सबसे ज्यादा एडवाइजरीज आ रही थी कि आप दिन में 3 बार स्टीम करें। आज पूरे सोशल सर्कल पे चले जाइएगा, आप गवर्नमेंट के एडवाइजेस कर दीजिएगा, एक जगह एक आदमी भी आपको वो ये तो कह रहा है गर्म पानी पी लो, लेकिन ये नहीं कह रहा कि आप स्टीम करें। जब तक स्टीम नहीं करेंगे, डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑन द माइंड, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं करेंगे, जो हमारे यहाँ का एक अपना सनातन धर्म का सिस्टम था कि आप काढ़ा पीजिएगा, अब काढ़ा फिर बंद हो गया। कौन काढ़ा पी रहा है? तो हॉस्पिटल किसी भी में चले जाइएगा, हॉस्पिटल की हालत इस टाइम के ऊपर नरक जैसी है। चाहे 5 स्टार हॉस्पिटल में चले जाए
और चाहे ऑर्डिनरी उसमें चले जाए, कहीं रूम्स नहीं है। और ये स्थिति अब धीरे धीरे 8,000 9,000 शहर के अंदर अगर आदमी पर डे अगर पॉपुलेशन कोरोना के केसेस आते हैं और 400-500 के करीब में डेथ होती है, तो बिलीव मी आगे आने वाले टाइम में 20-25 अप्रैल तक एक डिजास्टर आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। तो आपने जैसे कहा कि इसकी रोकथाम का तरीका क्या है, इसकी रोकथाम आई थिंक समबडी किसी ने वो अपना ऑन कर दिया। इसकी रोकथाम का तरीका यही है कि जब तक आदमी ऊपर टॉप से प्रोटोकॉल नहीं बने, एडवाइजेस नहीं बने, लोगों को प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया जाए, तब तक ये डिजास्टर रुकने वाला नहीं है। दिस इज व्हाट आई हैव टू हम्बली सबमिट इन द इनिशियल बिट। चेतन जी, लोगों को समझाते समझाते तो 1.25 साल हो गया, कहीं मास्क नहीं है, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। राजीव भाई कह रहे हैं कि भैया लोगों के पास पैसे भी खत्म है। ठीक, सूद साहब ने अभी बताया कि जी कम से कम आधा ऑड इवन कर दो दुकानों का, कहीं कहीं तो कुछ करो ताकि एक चेक तो लगे, लेकिन सरकारों की तरफ से तो कहीं कुछ है ही नहीं। सौरभ, मैं आप पे आना चाहूंगा। अभी सारी स्टोरी आपने सुनी। अगर बंदा बीमार होता है, प्राइवेट अस्पताल में पहुंचता है, क्योंकि सरकारी में तो कुछ है ही नहीं, अभी चेतन भाई भी कह रहे हैं, तो रोज का 10 से 15 हजार का खर्चा है, कौन बियर कर सकता है? पॉसिबल है? क्यों नहीं सरकारें इसके ऊपर कुछ सोचती? क्यों नहीं इस खर्चों को कॉस्ट के ऊपर लेके आती? नो प्रॉफिट नो लॉसेस बेसिस पे क्यों नहीं इन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता? क्यों इनके ऊपर लूट मचाई जाती है? 10,000, 15,000, 20,000 रुपए, ये तो ऑफिशियल होते हैं, इसके बाद जाने कितने खर्चे और इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। क्या इसी तरह से आप चाहोगे कि कोरोना कंट्रोल में आएगा हमारे शहर में? ओवर टू यू सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल वोरा साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसकी लूट बाजारी इतनी बेतहा भरी हुई है। मेरे पास तो अपने पर्सनल केसेस हैं जिनको मैंने देखा और रीड किया और उनको सर्च किया, तो देखने में आया कि पेशेंट को जो इंजेक्शन लगा वो सिर्फ उसकी जो पेशेंट को इंजेक्शन लग रहा है वो लग रहा है 5 या 6, लेकिन जो लिस्ट जो उसको बिल के साथ भेजी जा रही है वो भेजी जा रही है 35 to 34, और एक एक इंजेक्शन की कॉस्ट जो है 5-5.5 हजार रुपए है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब इतनी बड़ी लूट बाजारी मची हुई है कि अगर, क्योंकि आदमी तो अंदर बैठा है, पेशेंट तो अंदर बैठा है, उसके रिलेटिव बाहर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ में, क्या नहीं हो रहा, कितनी ड्रग्स उसे दी जा रही है, कितनी नहीं दी जा रही। और अगर आपका मेडिक्लेम भी है तो देखिए, जो मेडिक्लेम के जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता है कि इस पेशेंट को कितनी डोज एक एक्चुअल में मिलती है और क्या इस बीमारी के अंदर दवाइयों का खर्च आता है, अनुमानित लागत क्या होती है। तो वो मेडिक्लेम में भी आपकी जो है कट कर देते हैं। उनको जो एक सिस्टम बना हुआ है कि हाँ जी इतना इस बीमारी के ऊपर खर्च आएगा रूटीन में, वो उतना ही मेडिक्लेम आपका अप्रूवल कर रहे हैं। बाकी पैसा जो है वो पेशेंट जो भर्ती है वो फिर अपने कहीं इधर उधर रिश्तेदारों से मांगता फिर रहा है या इधर उधर अपने हाथ पांव मारता है, परेशानी अलग होती है। मतलब लोग जो अभी जैसे अभी हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा था कि एक पेशेंट की डेथ हो गई और उसकी डेड बॉडी देने से पहले हॉस्पिटल ने उसे रोक लिया कि इतने लाख रुपए लाओ तब हम आपकी डेड बॉडी देंगे। तो आप सोचिए जो जिंदा व्यक्ति है उसको तो बाहर लाने के लिए परिवार किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा होगा, लाखों रुपया उसने कहां कहां से इकट्ठा किया होगा। क्योंकि जब इनके बिल चलते हैं, जैसे आपने कहा कि 10,000 रुपए, 10,000 नहीं साहब, कम से कम नहीं तो 30 से 40 हजार रुपए पर डे के उसके एक्सपेंसेस हो जाते हैं नॉर्मल वार्ड्स के अंदर पेशेंट के साथ में। तो लाखों रुपए के बिल कहां से देगा वो व्यक्ति। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार ने कोई चेक नहीं लगा रखा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने, कि वो देखें इन हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी बड़ी लूट बाजारी मच रही है। एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। सरकार ने तय किया कि 250 रुपए वैक्सीन का रेट होगा। आप जरा किसी एक हॉस्पिटल में प्राइवेट में जाके देखें, बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो वैक्सीन के नाम के तो आपके 250 रुपए ले रहे हैं, मगर 150 से 200 रुपए आपके ऊपर एक चार्ज अलग से लगा रहे हैं। किस चीज का लगा रहे हैं कि जी आपका बीपी चेक करेंगे, आपके पल्स चेक कर, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के आपकी ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे, या कुछ और टेस्ट करेंगे जिसके हम आपसे अलग से चार्ज करेंगे, क्योंकि आपके अगर वो पैरामीटर्स
आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो हम आपको वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। लॉजिक है उनके पास में। तो वो 200 से 250 रुपए तो वैक्सीन के और 200-250 रुपए उन सारे चार्जेस के। यानी कि जो प्राइवेटली अगर कहीं जाना चाह रहा है वैक्सीनेशन के लिए, तो उसके साथ में भी लूट बाजारी। मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा कि जो वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट सेंटर्स के अंदर लग रहा है हाल फिलहाल जो हमने रूटीन में देखा, वहां पे फिर भी इतना भी बर्डन नहीं पड़ा हुआ है। प्राइवेट की तरफ लोग ज्यादा भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं प्राइवेट में ज्यादा सेफ हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों के में से ये भ्रांतियां भी आरडब्ल्यूएस स्तर के ऊपर मिटानी होंगी हम लोगों को कि भाई आप लोग अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर में जाके एटलीस्ट वैक्सीन कराएं। अब वैक्सीन कराने के बाद में भी एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के बीच में है। उनको अभी जैसे जो 2 केस स्टडीज आई निकल के कि एम्स के अंदर और गंगाराम के अंदर इतने डॉक्टर्स जो है 35 to 37 डॉक्टर्स जो है वो पॉजिटिव निकले, जबकि वो वैक्सीन की डबल डोज ले चुके थे। तो आरडब्ल्यूएस से सवाल पूछते हैं लोग, जैसे हमारी आरडब्ल्यूएस आसपास के एरियाज की, हमारी खुद की आरडब्ल्यूएस जब इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर प्रमोट करना चाहा उन्होंने, क्योंकि ये तो डॉक्टर भी जिन्होंने डोज लगा रखी है तो उन्हें समझाना पड़ता है कि देखिए उसमें 81% to 80% का सक्सेस रेट है। हाँ, वो एफिकेसी है, वो बिल्कुल एफिकेसी की बात है, बिल्कुल वो तो है, वो तो हम समझते हैं। लेकिन अफसोस साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यही जो हम बात कर रहे हैं कि 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए रोज का खर्चा, एक पैंडेमिक है, एक महामारी है, हजारों की गिनती में लोग बीमार हो रहे हैं। पूरे, ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली में हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। क्या सरकार को कोई चेक नहीं लगानी चाहिए? सरकार ने तो अपनी तरफ से कह दिया, हमने तो रेशनलाइज करके 15,000 रुपए कर दिया। बोरा साहब, आप किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, वहां पे आपको बाहर जो पेशेंट्स हैं ना, जो उनके रिलेटिव्स बैठे हैं, उनसे आप पूछिए कि कितना पैसा वो दे चुके हैं और कितना उनके बिलिंग बनी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, मैं यही चीज सूद साहब से अब जानना चाह रहा हूं कि ये जो इतनी बुरी हालत है, जो 15,000 रुपए कहने की बात है, करते करते 20, 25, 30,000 रुपए रोज का हो जाता है, और एक पैंडेमिक है, और अब तो कहते हैं पूरी फैमिलीज को हो रहा है। पहले तो था कि चलो एक बंदे को हो गया, अब तो जो केसेस आ रहे हैं पूरी की पूरी फैमिलीज को आ रहे हैं। कहां तक बंदा बर्दाश्त करेगा? इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? मतलब आप जैसे बड़े जो एडवोकेट हैं, जो कि PIL लगाते हैं और सब कुछ करते हैं, इस मामले में क्या कुछ किया जा सकता है ताकि लोगों को एक रिलीफ तो मिल पाए? सर, सबसे पहले तो मैं अब एडवोकेट अपने आप को कह ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरा जो है, मैंने ये देखा है कि कोई भी पेंडेमिक हो, कोई भी बीमारी हो, वो हॉस्पिटल्स का हेल्दी सीजन होता है, और आज ये हॉस्पिटल्स का हेल्दी सीजन चल रहा है। स्टेट की जो जिम्मेवारी, स्टेट की सिर्फ 4 जिम्मेवारी है: हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी। स्टेट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, states have miserably failed in providing all the 4 फंडामेंटल बेसिक नेसेसिटीज। इन्होंने प्राइवेटाइज करके, बजाय मास्टर प्लान अगर आप किसी भी सिटी का देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पार्किंग की प्रोविजन आपको हर जोन में मिल जाएगी, पर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो डेवलपिंग एजेंसी है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लैंड वो प्रीमियम पे बेचेगी, और ये जो प्राइवेट जिनको कंसेशनल रेट पे लैंड दी जाती है, इनको खुली छूट दी जाती है कि आप जो मर्जी चार्ज कर। तो कुल मिला के ये जो स्टेट की नेग्लिजेंस है, ये हर आम आदमी के ऊपर भारी पड़ रही है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज देखो, उनके लिए CGHS है, ECHS है, उनके लिए ESI है। प्राइवेट आदमी कहां जाएगा जो कि 3 करोड़ की टैक्स पे करता है, जिसके टैक्स के ऊपर लगभग ये सारी सरकार चलती है, जिसके टैक्स के ऊपर ये सारा सिस्टम की ग्रीसिंग होती है। ये पूरे सिस्टम को लुब्रिकेट, फाइनेंशियली लुब्रिकेट करने वाले हार्डली 3 करोड़ लोग हैं। जब उन्हीं को कुछ नहीं मिलता तो फिर ये सिस्टम किस चीज का हुआ? क्योंकि पैसे वाले को वैसे फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास पैसा है, जो टैक्स नहीं पे करता, इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
जिसके पास पैसा नहीं है बेचारा, उसको तो पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है और क्या हो गया उसकी समझ से बाहर है। और अगर बाय चांस किसी हॉस्पिटल में सरकारी में गलती से जगह मिल गई तो शायद कुछ ट्रीटमेंट हो जाए, वो तो भगवान भरोसे चलता है। ये जो मिडिल इनकम ग्रुप है या अपर मिडिल इनकम ग्रुप है, ये ना तो उगल सकता है ना निगल सकता है, ना ये किसी के सामने जाके रो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली यही वो सबसे बड़ा ग्रुप है जो कि वोट भी नहीं करता, जो सवाल नहीं पूछता, सरकार को क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि इसको अपनी डे टू डे लाइफ में इतना उलझा के रखा गया है कि इसके पास टाइम ही नहीं है, इस क्लास के पास, कि अपनी डे टू डे रूटीन के बाहर कुछ सोचे। तो अब टाइम ये आ गया है कि मिडिल इनकम ग्रुप, अपर मिडिल इनकम ग्रुप, इनको भी इकट्ठे होना पड़ेगा, इनको भी सवाल पूछने पड़ेंगे। बिना सवाल पूछे, बिना क्वेश्चन करे हुए सरकार कभी काम नहीं करती। तो स्टेज हैज कम when all need to get united, question the government on its failed policies कि भाई आप इतना टैक्स लेते हो। पहले एक टाइम था जब हम यंग थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो तब एक कहते थे कि ये मत पूछो देश ने हमें क्या दिया, ये बताओ कि हमने देश को क्या दिया। तब हालात दूसरे थे, तब नेता भी जो थे उनका नाम इज्जत से लिया जाता था। आज अब ये सवाल पूछने की जरूरत आ गई है, ये बताओ आपने हमें क्या दिया, क्योंकि जितने हमारे नेता है उनके लिए पॉलिटिक्स एक बिजनेस है। तो जब तक हम ये सवाल नहीं पूछेंगे तब तक मेरे को कोई होप नजर नहीं आती। ओवर टू यू। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मानता हूं बिल्कुल आपकी बात को। राजीव, मैं आपके पास आता हूं। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने पिछले जो भी लॉकडाउन का पीरियड था, जो भी वो वक्फा था, हमने उसमें ये देखा कि जिस भी मिनिस्टर को, जिस भी बड़े आदमी को कोरोना हुआ, वो फ्रंट डोर से तो सरकारी अस्पताल में एडमिट हुआ और बैक डोर से वो किसी प्राइवेट अस्पताल में पहुंच गया। ठीक है, अब उनके पास तो फ्री का पैसा, क्योंकि सरकार की तरफ से ट्रीटमेंट होनी है, उन्हें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। लेकिन एक आम आदमी के साइकोलॉजी पे कितना बुरा असर पड़ता है उस चीज का कि यार, जब आप, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, अगर वो सरकारी में घुस के और पहुंचते प्राइवेट में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, इसका मतलब आम आदमी के लिए तो वहां पे कुछ है ही नहीं है। तो क्या उम्मीद करें हम, क्या मतलब क्या उम्मीद करें सरकारों से? क्यों नहीं वो अपनी फैसिलिटीज को इस तरह से बढ़ाती? मैंने यहां तक एक बार एडवाइस करी थी सीएम ऑफिस में कि भैया आप ये जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं इनको हायर कर लो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। जितनी तनख्वाह उनको बड़े बड़े अस्पताल दे रहे हैं उससे 3 गुना तनख्वाह दो और उनको हायर करो। उनको बोलो जी आपने एलएनजेपी में या जो सरकारी हॉस्पिटल है यहां पे आके लोगों का ट्रीटमेंट करना है, वो भी फ्री में। कहीं वो बेनिफिशियल नहीं हो सकता लोगों के लिए कि भी उनको उनकी तनख्वाह भी मिल जाए, डबल तनख्वाह मिल जाए। मान लो वो 2 लाख ले रहा महीने का, उसको सरकार की तरफ से 4 लाख महीना मिल जाए 3 महीने के लिए, और उसे बोला जाए कि तुम्हें सरकारी अस्पताल में बैठकर लोगों का फ्री ट्रीटमेंट करना है। क्या ये एक ऑप्शन हो सकती है? वोरा साहब, एक बात बता दूं, मेरा ये फर्म बिलीफ है, अब 1 साल हो गया है, ये डॉक्टर फ्रेटर्निटी माने ना माने, मेरे हिसाब से ये जितना जो शुरू का पहले बार जो इस टाइम पे पिछले साल जितना हम इसको कंटेजियस मानते थे कि भाई बस भटक गए आसपास किसी कोरोना पेशेंट के और ये तुम्हारे पर चिपक गए, ये उतनी कंटेजियस नहीं है, उतनी डेडली नहीं है, ये कंटेजियस है, दैट्स ऑल। विच मीन्स कि अगर हम लोग ड्यू प्रिकॉशंस और अच्छे प्रिकॉशंस लें, जो कि प्रोटोकॉल्स हमें सबको पता है, हाथ धोने का, डिस्टेंस का, छींकना नहीं है, हाथ नहीं मिलाने हैं। राजीव जी, मेरा सवाल ना थोड़ा सा अलग था। ये प्रिकॉशंस तो डेफिनेटली हमने लेनी है। मेरा सवाल जो था उस पर एक बार बात कीजिए, मतलब वो मैं सुनना चाहता हूं, आप क्या बोलते हैं? देखिए, मैंने वही बोला ना, तो इसीलिए हमने कहा कि हमें परफेक्ट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस होंगे तो हम लोग ये कर लेंगे। अब आप कहते हैं कि प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी दिया जा सकता है अगर कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल इन प्लेस हो।
गवर्नमेंट पूरी तरह से रेडी हो। गवर्नमेंट को, डॉक्टर्स को अभी तक पूरा इसका पता ही नहीं, इसको इलाज कैसे करना है 1 साल भर में। ये लोग 1 साल इन्होंने टोटली वेस्ट कर दिया, सिर्फ लोगों को डंडे बरसाते हुए, लोगों से पैसे कमाते हुए, लोगों से पैसे ऐंठते हुए ना। एंड ये इंटरनेशनली प्रूवन है कि किसी ने भी, बाकी कंट्रीज ने तो संभाल लिया है, वहां पे इतना बुरा हाल नहीं हो रहा है, हम ही नहीं सीखे, हमारे को ही, बिकॉज हम अनथिंकिंग है, हमारी सरकार ने सिर्फ सोच लिया। अब देखिए, आपको बताते हैं कि क्या हुआ है, ये जो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन हुआ है, मैं आपको बता दूं, आपने अपनी वाहवाहियां लूटना बहुत पसंद है हम लोगों को, आपने एक्सपोर्ट इतना ज्यादा कर दिया और फ्री भी दे दिया। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ओवर 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास की वैक्सीन हमने एक कॉमन पूल में डाला, जिसमें वर्ल्ड ओवर सब कंट्रीज ने उसमें डाला। इंडिया ने 1.5 करोड़ वैक्सीन वहां पे दी जो कि अंडर प्रिविलेज कंट्रीज के पास जा सके। उसके बाद हमने करीब 2 करोड़ वैक्सीन हम लोगों ने वैसे फ्री में बांटी और वाहवाही लूटने के लिए। जब तुमने आपने एक जगह पे दे दिया और फिर इधर से आधार पूना वाला बोलता है कि मेरे को अपनी कैपेसिटी एनहांस करने के लिए 3,000 करोड़ चाहिए, आप पीएम केयर से जो इतना पैसा हमसे इकट्ठा किया, अरे उधर से निकाल के दे दो, उसको 3,000 करोड़ दो ताकि एक वो फैसिलिटी करे और आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन दे पाए। और रेमडेसिविर के जो आप बात कर रहे हैं, ये जो शॉर्टेज हुई है क्योंकि डिमांड कम हो गई थी दिसंबर के बाद, दिसंबर से लेकर मार्च तक वो बिकी नहीं, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी और आज आप फिर से ये कर रहे हो। अरे आपको कंटेंजेंसी, जिस तरह से आप गेहूं अपने गोदाम में भर के रखते हो, दवाइयां नहीं रखनी होती क्या? सरकार को कोई प्लानिंग या सोच की है ही नहीं। मुझे नहीं मालूम, मैं इतना बड़ा तंत्र जो 3 महीने में, अनिल जी ने भी बोला कि 3 महीने में फेल हो गया, लॉकडाउन में वो पैसे ही इनके पास नहीं था, हमने ये पाल क्यों रखे हैं? अगर आप ये बेसिक काम नहीं कर सकते, कोई भी एल्गोरिदम से आपको पता लग सकता है कि ये वाली बीमारी में आपके पास इतना कंटेंजेंसी प्लान होना चाहिए ऑफ स्टॉक पाइल ऑफ मेडिसिन, ताकि हर एक किसी मत पहुंचा पाए। क्या मुश्किल है कि आप क्लियर कर दीजिए, जैसे कैटरैक्ट ये है जी, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल से टाई अप है, आप अपना इंश्योरेंस कंपनी का है, 25,000 आपको 34,000 रुपए में आपका ट्रीटमेंट होगा, 10 दिन का ये है या 2 दिन का है, 1 दिन का है, वो प्रोटोकॉल सेट करो और सारी उनको बोलो कि फोर्स देम टू डू इट। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड अदर्स दे आर नॉट डूइंग इट। तो आपने हवा क्रिएट किया हुआ है, आप सिर्फ लोगों को आपने उनके ऊपर छोड़ दिया है और लोग भी बड़े खुश हैं, वो डुबकियां मार रहे हैं वहां पे किमू में। पिछले साल मरकज में 2,000 आदमी क्या इकट्ठा हो गया, आपने उसको पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर दिया। अब करो हिंदुओं को बदनाम कि ये सुपर स्प्रेडर्स हैं। जी जी जी, चेतन जी एक बात बताइए, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, नो डाउट, बिना मास्क लगाए बाहर जाना ही नहीं चाहिए। एक गरीब बंदा बिना मास्क के बाहर जाता है, पुलिस वाला या वो जो होमगार्ड वाला है, उससे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि मारपीट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है चालान काटने के लिए। लेकिन रैलीज में बड़े बड़े नेता और हजारों लाखों की भीड़ बिना मास्क के होती है। ये रेशियो नहीं है क्या? मतलब एक तरफ आप एक गरीब बंदे से 2,000 रुपए जबरदस्ती खींचने की कोशिश करते हो और दूसरी तरफ वो जो हजारों लाखों लोग आपकी रैलीज में खड़े हैं और वहां पे केसेस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप दिखाना ही नहीं चाह रहे हो कि वहां पे केसेस हैं। मतलब ये क्या चल रहा है, ये क्या पॉलिसी है हम लोगों की? सर सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। जितने नेता हैं सारी रैली में हमारा बुनियादी तौर के ऊपर आप ये देखिए कि नवंबर के बाद में ये सारा स्पुट आया, उससे पहले कंटेन हो गया था। जो एकदम से हल्ला मचा वो इसलिए मचा कि दिवाली के टाइम के ऊपर लोग खुले छूट के बाजारों में सब जगह पे गए और सब ने जितनी भी प्रिकॉशंस है उसको एक तरफ लगा दिया। जनवरी और फरवरी से उसका इफेक्ट आना शुरू हुआ, क्योंकि कोई भी अगर आप ये ऐसा काम करते हैं कि कोई नेग्लिजेंस करते हैं, खास तौर पे ऐसे पेंडेमिक के टाइम के ऊपर, तो उसका असर 2 महीने में या 3 महीने तक लौट के आता है धीरे धीरे। अब ये आ गया,
हमारे यहाँ पे संस्कार इतने बड़े हैं, हर आदमी को कुंभ नहाना है। एक चीफ मिनिस्टर की बलि आप इसलिए ले लेते हो कि उसने कहा कि कुंभ मेले के अंदर आप प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करें, ओनली बिकॉज उसका एक स्टेटमेंट हो गया कि मेरे स्टेट में अगर आप अपने सर्टिफिकेट्स लेके नहीं आएंगे तो आपको मेरे स्टेट में मैं आने नहीं दूंगा, कुंभ के मेले में भी। तो धार्मिक भावनाएं छिड़ गई, आपकी जरा सी प्लानिंग दूसरे रूप से हो गई। आपने एक चीफ मिनिस्टर की बलि ले ली, दूसरे को लगा दिया। दूसरा कहता आ जाओ, मेरे स्टेट में कुंभ चल रहा है, दम लगा के आओ, खूब नहाओ प्रेम से। और दूसरी दिन दिस सेकंड चीफ मिनिस्टर हु इज इन कमांड, वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, अब सर्टिफिकेट तो लेकर आने पड़ेंगे। मेरे यहाँ पे आप दिल्ली से आ रहे हो, आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो, तो मेरे यहाँ पे जब आओगे तो आपको ये लेकर आना पड़ेगा। रैलीज, इलेक्शन रैलीज बेधड़क चल रही है। किसी को ऊपर, आपने बिल्कुल सही कहा है वोरा साहब, कि कोई इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड दी वर्दी होम मिनिस्टर, दोनों के दोनों बिना मास्क के, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग। अरे जब हमारा दिल्ली हाई कोर्ट, उसका एक जो जज ये कह सकता है कि कार इज ए पब्लिक प्लेस, तो जिस टेम्पू में या जिस ट्रक के अंदर ये नेताजी खड़े होके अपनी रैली निकाल रहे हैं या एड्रेस कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक प्लेस नहीं है? तो उस पब्लिक प्लेस की आप डेफिनेशन से चेंज कर देते हो। यहाँ पे आदमी अगर टॉयलेटरी भी होगा तो वो मास्क लगाना उसके लिए जरूरी हो गया। और राजीव भाई का कमेंट तो सब पढ़ चुके हैं कि भाई सिंगल हैंडेड होके और क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो सबको पता ही है। मतलब ये है, इसका मायने ये हुए सेंट्रल लेवल के ऊपर भी लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं है। आप इतने बड़े बड़े आयोजन, अब हर इलाके में इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का यूपी में हो, चाहे और दूसरी जगह का हो। दिल्ली के अंदर बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जिनके अपने इलेक्शंस हो रहे हैं। तो सबके पास बहाना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और स्टेट के इलेक्शंस हो सकते हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन वहां करा सकती है तो छोटे लेवल पे इलेक्शन क्यों ना हो? तो आप कर क्या रहे हैं? डू यू हैव एनी प्लानिंग, डू यू हैव एनी थिंकिंग कि ये किसी भी तरीके से रैली और रैला, इनके मायने ये होते हैं नो सोशल डिस्टेंसिंग। कौन दुनिया की ताकत ऐसी है कि जो ऐसे मौकों के ऊपर या कुंभ के मेले के ऊपर या नागा साधु जिनका शाही स्नान होता है तो हजारों उसमें आते हैं, वो सब एक दूसरे से अपना बल कर आते हैं। जी 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 चेतन जी, मैं एक मिनट सौरभ पे जाना चाह रहा हूं, लेकिन सौरभ गांधी पे जाने से पहले मैं एक बार दोबारा सूद साहब पे जाना चाह रहा हूं। वो जो हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, कार के अंदर बैठा जो बंदा है वो पब्लिक प्लेस है। सूद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारा पर्पस यहाँ पे पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन सेट करना है या ये देखना है कि कोरोना फैल रहा है या नहीं फैल रहा है? मतलब पब्लिक प्लेस है, हम मानते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में अगर बंदा अपनी गाड़ी के अंदर बैठा है और उसको कोरोना नहीं फैल रहा है तो हम अपनी डेफिनेशन सेट करेंगे कि ये पब्लिक प्लेस है इसलिए आपको मास्क लगाना पड़ेगा, या हमें ये देखना चाहिए कि भी कोरोना नहीं फैलेगा बंदे को तो वो बिना मास्क के रह सकता है? आप ये देखिए, हमारी डेफिनेशन, हमारे कानून जो कई सालों से कहावत, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल। तो हमारी जो डेफिनेशन है ना कानून की परिभाषा में, वो आदमी देख के, चेहरा देख के, शक्ल देख के बदलती है। अगर हम फॉरेन के एक प्राइम मिनिस्टर को फाइन हो सकता है 2300 यूरो का, तो हमारे होम मिनिस्टर को फाइन क्यों नहीं हो सकता? हमारे प्राइम मिनिस्टर को फाइन क्यों नहीं हो सकता रैली में बिना मास्क के जाने के? क्योंकि वही है, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल। हमारा रूल जो है फेस के हिसाब से बदल जाता है। हम एक गुलाम, देश के गुलाम वासी, पहले मुगलों ने रूल किया, फिर गोरों ने रूल किया, अब हमारे काले हम पे रूल कर रहे हैं और
हम उन्हीं की ताल पे बजाए जा रहे हैं, हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है। सौरभ जी, प्रोग्राम के एंड में आ रहे हैं हम, और आपसे अब सभी से मैं सिर्फ ये चाहूंगा एक एक मिनट में आप सरकार को कोई सजेशन, इस दिल्ली को कोरोना वायरस से बचाने के लिए आप क्या डिमांड करते हैं, क्या होना चाहिए इमीडिएटली ताकि दिल्ली बच जाए। पूरा देश बचना चाहिए, लेकिन फॉर द टाइमिंग हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो आपसे शुरू करता हूं सौरभ गांधी जी, 1 मिनट में या 1.5 मिनट में आप जो भी बताना चाहो कि क्या कदम इमीडिएटली उठाने चाहिए। सबसे जरूरी है टेस्टिंग। टेस्टिंग जितनी ज्यादा मास लेवल के ऊपर कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए, और जितना जैसे अभी जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बन रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग, लेकिन वो कितना उसके ऊपर लागू किया जा रहा है वो देखने वाली बात है। आप जो आपने अभी चर्चा करी कार के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कुछ इस तरीके से आगे जाके बढ़ जाते हैं जहां उन्हें समझ नहीं होती कि कानूनी प्रक्रिया के अंदर जिस तरीके से हमें उसको डिफेंड करना है अपनी बात को, और वो उल्टा असर लेके आ जाते हैं। जैसे ये सिर्फ आपका मास वाला ही केस नहीं है। अभी वोरा जी आपको पता भी होगा कि बीएसईएस राजधानी के अंदर एक एडवोकेट साहब ने एक एप्लीकेशन लगा दी नए मीटर्स को लगने के लिए। शायद उन्हें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को सही तरीके से नहीं पढ़ा था, और वो उल्टा रिवर्स ऑर्डर ले आए कि आप इलेक्ट्रिसिटी जो बीएसईएस राजधानी है उसके लिए हाई कोर्ट ने कह दिया आप अपने मीटर रिप्लेस कर लीजिए। तो ऐसी जो महत्वाकांक्षा रखने वाले ऑर्डर होते हैं ना, वो कई बार आम जनता के लिए बड़े भारी पड़ जाते हैं। सिविल डिफेंस की अगर आप बात करें तो सिविल डिफेंस के अंदर आप देखिए कि कितना मैसिव वो बना हुआ है इस वक्त। आप 2000 चालान की बात करें, 2000 चालान को सेटल करने के लिए वो 100 200 रुपए ले रहे हैं, और लोग देके जान छुड़ा रहे हैं अपनी। लेकिन हमें जो है वहां अपने आप को ये देखना होगा कि हम किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करें, आप उसको अवेयर करें। 2000 का फाइन, हम पहले सोचते थे कि 2000 का फाइन लगने से लोग सुधर जाएंगे, लेकिन वो वही जो हम जिस बात का डर था वो चीज अब हम देख रहे हैं सड़कों के ऊपर कि जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स इनके लगे हुए हैं वो 2000 के फाइन को बचाने के चक्कर में 100-150 रुपए की अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस करती थी पहले। तो ये चीजें हमें उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखवाना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो चीज हो रही है या नहीं हो रही। टेस्टिंग बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग वाकई मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। मार्केट्स के अंदर बवाल मचा हुआ है, और व्यापारी रोता है, व्यापारी ये कहता है कि कस्टमर नहीं है। अगर कस्टमर नहीं है तो इतनी भीड़ क्यों है? आप ये बताइए भीड़ क्यों है इतनी? अगर आपके पास में कस्टमर नहीं आ रहा, अगर आपकी सेल नहीं हो रही है तो इतनी भीड़ कहां से आ रही है? भीड़ क्या तमाश भी नहीं करने आ रही है? ऐसा नहीं है। टेस्टिंग तो देखो, टेस्टिंग तो जरूरी है, लेकिन कल की डेट में अगर जैसे आपने यही बात कही, आपने यही अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि 30,000 टेस्ट घटा दिया आपने अपनी टेस्ट की रेशो। यही कुछ दिन पहले हुआ था कि 60,000 से 70,000 से सीधा 35,000 पे ले आए थे और अपना वो कम कर लिया था। तो ये जानबूझ के सरकार जो है वो डाटा जो है वो लोगों के साथ में शेयर नहीं करना चाहती है, अपनी खाल बचाना चाहती है। एक्चुअल में आप ये देखिए कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर इतने लाखों रुपए की परचेजिंग डेली हो रही है बेफालतू के लिए, बेवजह के लिए, सिर्फ कोविड के नाम पे। वैसे तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई चेक ही नहीं है कि क्या खरीदी है, क्या खरीदा और क्या आपने लोगों को प्रोवाइड करा। तो ये सारी चीजें चेतन जी आपके पास आ रहा हूं। आपके हिसाब से क्या इमीडिएट कदम क्या उठाने चाहिए, क्या सजेशन है आपकी सरकार को, दिल्ली सरकार को? मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जैसे पहले हुआ था लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। 2 चीज मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं। पहली चीज ये कि हम एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाए दिल्ली गवर्नमेंट को, डीडीएमए को, कि जो मैक्सिमम केसेस में हमको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े। हम अपने घर के अंदर कंटेनमेंट जोन के अंदर अपना सेल्फ रेस्ट्रिक्शन करें, और जो प्रोटोकॉल हॉस्पिटल में मेरे को करना है वो मैं अपना घर पे करके अपनी जान बचा सकूं। नंबर 1। नंबर 2 कि जब इसका मायने क्या हुआ कि आप एक बहुत अच्छी प्रोविजन और जगह और बेड उस डिजर्विंग पेशेंट के लिए आप छोड़ रहे हो जिसकी जान के लाले पड़े हुए।
तो हमेशा गवर्नमेंट को इस स्टेज के ऊपर नंबर 3 कि कोई भी जिंदगी से ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। लॉकडाउन जब हम 3 महीने के लिए लगाते हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जब आपके पास में कोई दवाई नहीं है, जब आपके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो अब अगर जिस टाइम पे जरूरत हो तो ये सिस्टमेटिक ढंग से 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का बड़ा कंट्रोल्ड वे में लॉकडाउन भी लगाना चाहिए अगर लोग मानते नहीं है तो। ये 2 सजेशंस हैं। थैंक यू। राजीव जी, ओवर टू यू। वोरा साहब, हमने अगर आपको याद हो जब दिवाली आने वाली थी, दिवाली के पहले मतलब कि अभी नंबर्स राइज नहीं किए थे, अर्ली नवंबर, आई थिंक 3rd वीक ऑफ अक्टूबर के आसपास एक चिट्ठी लिखी थी और हमने बोला था कि हर किसी को कमाई का हक है, पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मैं एक स्प्रेडर ना बनूं। तो हमने एक सजेशन दी थी कि भाई आपने अपनी दुकान चलानी है, आपने अपना रेस्टोरेंट चलाना है, आपने कुछ भी करना है, आप एक RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट रखिए कि आई एम कोरोना नेगेटिव। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि कुंभ के मेले में आप टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट लेके आइए या दिल्ली एयरपोर्ट पे नेगेटिव रिपोर्ट लेके आप लैंड करेंगे, उसी तरह से इफ यू वांट टू कंडक्ट योर बिजनेस यू मस्ट have a negative report. Likewise, it should इतना rampant कर दीजिए टेस्टिंग। अगर RT-PCR नहीं करना है तो कम से कम वो दूसरा वाला जो एंटीजन टेस्ट है, वो वाला जो रैपिड टेस्ट है जो 2 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है, एटलीस्ट उतना ही कर लो। उससे होगा क्या? और everyone should carry a कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 2 वीक्स। जितनी रैपिडिटी से ये करेंगे आपको एग्जैक्ट केसेस बनेंगे। उससे होगा क्या कि यार मेरे को, मैं अगर हर 2 हफ्ते में मेरे को अपना सर्टिफिकेट, अगर मेरे को वैलिड सर्टिफिकेट रखना है 2 हफ्ते, तो फिर मैं ज्यादा केयरफुल हो जाऊं। मैं अपने ऊपर डिस्टेंसेस अपने मेंटेन कर लूं, यार मेरी रोजी रोटी खत्म हो जाए। आपको इस तरह के टेस्ट करें, उसके लिए आपको हो गया यार, आपके पास इतने टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, सब लोग आए एंड यू कैरी दिस थिंग, देन कोई परेशानी नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब अनसस्पेक्टिंगली कोई कैरियर रेस्टोरेंट में बैठ जाता है, शादी में घुस जाता है, कहीं और चला जाता है। शादी में जाना है, बाय ऑल मीन्स आप शादी करो, बट नेगेटिव रिपोर्ट लेकर निकलो। ये टेस्टिंग को टेस्टिंग and tracking T&T, टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग, किस बंदे ने कैसे पहुंचाई, ये यहाँ पे आई कैसे। अगर मेरे रेस्टोरेंट में सारे कुक्स, वेटर्स, क्लीनर्स, एवरीवन एंड द मैनेजर एंड एवरीवन इज टेस्टेड, व्हिच मींस के उधर बाहर से कोई लेके आया है, जो बाहर से आया है उसका पूरा रिकॉर्ड रखो और उसको अंदर घुसने दो, वो अपना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए। नॉट वेरी डिफिकल्ट। जान बचाने के लिए ये कोई बड़ा खर्चा नहीं है, सरकार को एटलीस्ट ये वाला खर्चा तो उठा ही लेना चाहिए। एंड अगर मेरे को पता है कि मैं विदाउट अ रिपोर्ट रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, तो या तो मैं घर बैठूंगा या मैं टेस्ट कराऊंगा, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, अपने आप सारे लोग अननेसेसरली घूमना बंद कर देंगे। ओवर टू यू सर। सोचा आपसे, सबकी बात सुन ली आपने, सबकी देख ली, सबकी समझ ली। आपने शुरू किया कि ऑड इवन होना चाहिए मार्केट पे। हम कहते हैं जी मार्केट में ऑड इवन के साथ साथ नंबर ऑफ विजिटर्स पे भी रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए कहीं ना कहीं। अगर आप आधी दुकानें खोलेंगे तो यकीनन एक रोक लगेगी। ठीक है, सभी ने कहा टेस्टिंग होनी चाहिए। टेस्टिंग का हम देख रहे हैं, एक दिन 1,10,000 होती है, दूसरे दिन 77,000 पे आ जाती है, तीसरे दिन फिर 80,000 हो जाती है। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब एक मैकेनिज्म तो बनना चाहिए। और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ये तो बेसिक चीजें हैं, इनके बिना तो गुजारा ही नहीं है। ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि इतना 15, 20, 25, 30,000 रुपए खर्चना पर डे किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है। वो भी तब जबकि लगभग 1 सवा साल से लोगों के काम धंधे डूबे पड़े हैं।
तो फाइनल कमेंट्स आपको क्या लगता है कि भी हाँ ये होना चाहिए ताकि दिल्ली में कोरोना कम हो जाए या खत्म हो जाए? ये सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले आपने बताया कि अल्टरनेट डे पे दुकानें खुलनी चाहिए, वो इमीडिएट नेसेसिटी है। दूसरा, टेस्टिंग और ट्रैकिंग जैसे राजीव ने बोला वो भी एक नेसेसिटी है। सबसे बड़ा डेंजर क्या है जो हो रहा है और जो फ्रॉड भी निकल के आ रहे हैं कि फॉल्स नेगेटिव टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, तो उस पे कोई चेक नहीं। तीसरा जो है, जैसे पहले भी हमने जब काफी शोर बचाया था कैपिंग के ऊपर हॉस्पिटल के रेट्स पे, तो कैपिंग फिर होनी चाहिए ताकि हॉस्पिटल्स की, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की खुली छूट है, इसके ऊपर रोक लगे। और कैपिंग इस तरह नहीं होनी चाहिए जैसे पिछली बार 5 स्टार के 8,000 कर दिए, क्योंकि आपको जो है एक रियलिस्टिक फिगर लेके आनी है। एक साल में क्या, हम लोग तो सीख गए, हम लोगों ने अपने खर्चे कम कर लिए, हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस कम हो गई, तो क्या सरकार को अकल नहीं है? एक साल में सरकार अपने आप को ट्रिम नहीं कर सकती क्या? क्योंकि ये एक एपिडेमिक का टाइम है, फालतू के खर्चे सरकार को प्रोजेक्ट्स एडवांस दे दो। अरे जब आदमी नहीं होंगे तो प्रोजेक्ट कैसे चलेगा? और जब आपने प्रोजेक्ट का एडवांस दिया, पिछले प्रोजेक्ट की पेमेंट नहीं करी, तो वो पिछला प्रोजेक्ट करेगा या ये प्रोजेक्ट करेगा? ना वो चलेगा ना ये चलेगा। तो ये टाइम ऐसा है जबकि आपको एज अ गवर्नमेंट प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। जब तक सरकार अपनी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं करती, तब तक जो है ये कैच-22 सिचुएशन चलती रहेगी और आम आदमी सफर करता रहेगा। तो बेहतर ये है कि सरकारें जागे, अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। इनको ये नहीं करना है कि हमने प्राइवेट लेकर बैंड कर दिए और हमने इतने पैसे कमा लिए। अरे भाई छोड़ दो इन सब चीजों को, छोड़ दो इन सब चीजों को। पहले हेल्थ के ऊपर आप करिए, हेल्थ पे कंसंट्रेट करिए। आपको फिर उसी तरह कैंप बनाने पड़ेंगे जैसे पिछले साल आपने कैंप बनाए थे, शेल्टर बनाए थे फॉर कोविड पेशेंट। तो इसलिए जब तक आप फोकस होके काम नहीं करेंगे एज गवर्नमेंट, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी। ओवर जी, समय मेरा लगभग समाप्त हो रहा है। चलने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा सरकारों को हाथ जोड़ के कि भाई साहब, चाहे टेस्टिंग है चाहे ट्रीटमेंट है, सब कुछ ब्रेक इवन पे होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे होना चाहिए। ये कमाई करने का टाइम नहीं है किसी भी हालत में, जबकि पैंडेमिक फैला हुआ है पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे शहर में। इस समय सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कमाई मत कीजिए, सिर्फ कॉस्ट लीजिए, चाहे वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट है, चाहे वो आईसीयू की कॉस्ट है, चाहे वो वेंटिलेटर की कॉस्ट है, चाहे वो नॉर्मल मेडिकेशन की कॉस्ट है। जब तक आप ये कॉस्ट पे नहीं करेंगे, लोग मरते रहेंगे, क्योंकि लोग इतनी कॉस्ट को बियर ही नहीं कर सकते। ट्रैकिंग और टेस्टिंग मस्ट है, उसके बिना कोई गुजारा नहीं है। मार्केट्स पे चेक लगाना बहुत जरूरी है। जब तक आप मार्केट्स में ऑड इवन जैसा कुछ नहीं लेके आएंगे, लॉकडाउन तो बात की बात हो जाती है, अगर इमीडिएटली ऑड इवन जैसा कुछ नहीं लेके आएंगे, मार्केट में लोगों की गिनती को कम नहीं करेंगे, वो जो ईटिंग जॉइंट्स पे लोग बैठे हुए 10-10, 20-20 इकट्ठे खा भी रहे हैं बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, जब तक आप उन सबको रोकने लगाएंगे, तब तक कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। और एक्शन आपने लेना है, क्योंकि आपको हमने चुन के सत्ता में भेजा हुआ है, सरकार में भेजा हुआ है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सभी पैनलिस्ट का, सभी का, सूद साहब, राजीव जी, चेतन जी, सौरभ गांधी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपके व्यूज मुझे लगता है आगे तक जाएंगे और ये वीडियो हम आगे शेयर भी कर रहे हैं। आपसे भी यही गुजारिश कि शेयर, अभी थोड़ी देर में ये यूट्यूब पे भी आ जाएगा और फेसबुक पे भी आ जाएगा, तो आप भी इसको शेयर कीजिए। और एक आध दिन में हम दोबारा इसी मुद्दे पे दोबारा चैट करेंगे, उसमें हम 1-2 डॉक्टर्स को भी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू बोला था आप।